हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इन बाली मीटिंग विथ वांग, जयशंकर रेजेस एलएसी इश्यूज। अब बेसिक हुआ क्या है यहाँ पर अगर बात करते हैं सो बेसिक हुआ क्या है, अभी 3 महीने बाद जब न्यू दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स मिले थे, उसके बाद G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रही है उसके साइड में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर एंड जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है स्टेट काउंसलर वांग वी, दोनों ने बातचीत की है। किस बारे में बातचीत की है तो बेसिकली बहुत सारी अच्छी चीज़ों पर भी कोऑर्डिनेशन की बात की गई, बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ आपके बहुत सारे ना क्रॉस ओवर स्वार्ड्स भी दिखे हैं। तो इसमें क्या देखने को मिला है, पहला तो मोदी जी ने जो दलाई लामा जी को एक बर्थडे विशिंग ग्रीट कर दिया, उस पे इशू बना दिया गया। दूसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का जो बेसिकली सर्च थी जो चाइनीज कंपनी वीवो में हुई थी जो इंडिया में है, इस दोनों पे ही बहुत ज़्यादा तनातनी हो गई। मिस्टर जयशंकर जी की बात करते हैं तो पहली बार एंगेजमेंट देखने को मिल रहा था इंडोनेशियन रिसोर्ट सिटी में विजिट करने के बाद में G20 में। ठीक, नवंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर बॉर्डर स्टैंड ऑफ की बात करते हैं जो अप्रैल 2020 से इशू स्टार्ट हुआ था, उसको लेकर बहुत सारे टॉक्स हुए। एलएसी की बात करते हैं जो ईस्टर्न लद्दाख में आपको देखने को मिला है कि यहाँ पर आप डिसएंगेजमेंट करेंगे, जितने भी ट्रुप्स हैं वहाँ से उनको हटा दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हम कंप्लीट डिसएंगेजमेंट के साथ में क्या करेंगे, ऐसे एरियाज में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी हम वहाँ पर शांति और एकदम एकांतवाद बना के एकांत जो है उसको एरिया को एकदम क्लीन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी ट्रुप नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि एक साइड से अगर मान लीजिए आर्मी पर्सन डिप्लॉय होते हैं तो दूसरी साइड से भी आ जाते हैं, फिर फेस ऑफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। इसके बाद ये भी कोशिश की गई है, दोनों ने एग्री किया है कि हम जो भी अपनी मिलिट्री या डिप्लोमेटिक मीटिंग्स है उसको बेसिकली नेक्स्ट जो हमारी 16th राउंड ऑफ सीनियर कमांडर्स मीटिंग है चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पे, उसको कोशिश करेंगे कि किसी अर्ली डेट पे अपना शेड्यूल कर सके। बट चाइनीज़ की बात करते हैं तो चाइना ने कहीं पर भी जो एलएसी क्राइसिस वाली बात थी ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। सो ये थोड़े से डिप्लोमेटिक अगर आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट है जो चाइना हमेशा से खेलता रहा है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, राइट इट डाउन, आई एम नॉट गोइंग टू कवर अगेन द स्टैटिक वाला पार्ट, यू हैव टू सी द बाली। ठीक है, बाली के बारे में देखिएगा कहाँ पर सिचुएटेड है, कंट्रीज के बॉर्डर में क्या क्या आ रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। दूसरी अगर आप देख रहे हैं, आपको देखना है एलएसी के चाइना एंड इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ पॉइंट्स। चाहे गलवन वैली की बात करते हैं, चुशुल आपको दिखाई दे रहा है, चुशुल के बारे में बात करते हैं, ठीक, पगोंगसो लेक होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है आपको पता है, इंडिया एंड चाइना के बीच की जो लाइन डिमार्केट होती है, ठीक है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मानसून गेटिंग हॉटर देन समर। स्टडी की बात करते हैं तो आपकी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक एनालिसिस की है जहां पर यह बताया गया है कि बेसिकली बारिश क्या करती है, गर्मी के बाद के जो मंथ्स होते हैं उसमें टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। बट इस स्टडी में ये शो किया जा रहा है कि जो भी आपके टेम्परेचर हैं वो आपकी गर्मी के टेम्परेचर से हायर देखने को मिल रही है, यानी वहाँ हीट ज़्यादा देखने को मिल रही है। एवरेज टेम्परेचर जो आपका था मार्च टू मई में वो 0.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू 1951 टू 1980। एंड पिछली बार की बात करते हैं 2012-21 में ये जो एनोमली थी ये लगभग 0.4 डिग्री राइज कर चुकी है। इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.62 डिग्रीज राइज कर चुका है 1901 से लेके 2020 तक। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो समर का टेम्परेचर है वो बहुत धीरे धीरे राइज कर रहा है। बट मानसून की बात करते हैं जो पोस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर, रिमेंबर मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी अक्टूबर हीट, ठीक, बारिश के बाद अगर अक्टूबर की बात करते हैं तो इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए गर्मी ज़्यादा फील होती है, ठीक है, वो जो चिपचिप वाली गर्मी होती है दैट इज अक्टूबर हीट। तो इन टाइम पे जो आपका मानसून एंड पोस्ट मानसून टाइम है उस टाइम पे जो टेम्परेचर राइज है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू समर। सो ये आपकी स्टडी है। आपके लिए होमवर्क क्या हो जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बेसिकली कवर करना, ये क्या काम करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, दिस ऑल टॉपिक यू हैव टू कवर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज जो आपको देखने को मिल रही है 2 सीजन्स में वो 0.79 एंड 0.58 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली देखने को मिल रही है। समर टेम्परेचर 0.49 वहाँ पर राइज कर चुका है। इस साल इंडिया की बात करते हैं तो प्री मानसून टेम्परेचर के राइज में चाहे नॉर्दर्न या वेस्टर्न की बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ रेन में यहाँ पर भी एक रिकॉर्ड देखने को मिलता है। जो एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है मार्च एंड अप्रैल का, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या इन बाकी जगहों की भी बात करें तो IMD क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगभग 4 डिग्री सेल्सियस आपको नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये लगभग ट्वाइस देखने को मिल रहा है, यानी जो भी ऑल इंडिया लेवल पे आपको देखने को मिलता है एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर, उसका ट्वाइस 2 टाइम्स आपको ये टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर की बात करते हैं, इट बिकेम क्लोजर टू नॉर्मल ड्यूरिंग मई, यानी मई की बात करते हैं तो ये लगातार उसके बराबर होता चला जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मई का टेम्परेचर आपका और ऑन राइज देखने को मिल रहा है। हीट वेव डेथ्स की बात करते हैं तो ये जो नंबर है हीट वेव डेथ्स की 2015 से 20 की बात करते हैं, 2137 पीपल्स हैव डाइड हीट स्ट्रोक की वजह से कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, जिसमें नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स आते हैं एंड साथ ही साथ साउदर्न पेनिनसुला का रीजन आता है। 2444 डेथ्स देखने को मिली है एक्सेस एनवायरमेंटल हीट की वजह से, जहां पर आंध्र प्रदेश में अकेले हाफ कैजुअलिटीज, यानी इसकी जो आधी डेथ्स है वो अकेले आपको कहाँ देखने को मिल रही है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रही है। दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पर इस पीरियड में एक डेथ देखने को मिली है। ज़्यादातर जो डेथ है वो 30 to 60 जो एज ग्रुप है उसके बीच में आपको देखने को मिल रही है। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके हीट वेव के बारे में। क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कवर करना है दैट इज IMD। IMD बेसिक आपका क्या है, क्या उसका फुल फॉर्म है, क्या उसका काम है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, या कैसा बेसिकली क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या नहीं है, ठीक, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, RBI मेजर्स विल हेल्प पर ओवरसीज फंड इनफ्लोज। अब सेठ जी की बात करते हैं, हु इज दैट? अजय सेठ, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हमारे अजय सेठ। उन्होंने थर्सडे को क्या कहा है कि RBI ने जो भी मेजर्स लिए हैं, जो भी नए पॉलिसी गाइडलाइंस लेके आई है, उसकी वजह से इंडिया में आपको ओवरसीज फंड्स का इनफ्लो देखने को मिलेगा। बाहर से इंडिया में जो पैसा आने वाला है उसका इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फंड आएगा। अब ज़्यादा फंड बाहर से आएगा, फॉरेन मनी ज़्यादा आ रहा है, तो इंडियन रुपी की वैल्यू स्ट्रांग होती चली जाएगी। इंडियन रुपी अगर स्ट्रांग होता है तो क्या हो जाता है, डॉलर के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे $1 मान लीजिए अभी 70 रुपीज़ है, तो बाद में इसकी वैल्यू 60 रुपीज़ भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में? इनफ्लो ऑफ ओवरसीज फंड। RBI हैड रेज द ओवरसीज बोरोइंग लिमिट्स फॉर कंपनीज। ये बेसिकली क्या हुआ है, RBI ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, जो आपकी कंपनीज हैं, ठीक, उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, जो बेसिकली गाइडलाइंस थे, रूल्स थे, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया, उसको थोड़ा सा ईज कर दिया। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो भी बोरोइंग लिमिट है कि आप कितना बोरो कर सकते हैं बाहर से आउट ऑफ इंडिया, उस लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो RBI के ये जो भी मेजर्स हैं वो ट्रांजिस्ट्री है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए है। एंड ये क्या करेगा, जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आपको कंट्री में देखने को मिल रहा है उसको और ज़्यादा बूस्ट करेगा, है ना। बाहर से जितना पैसा आएगा, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व अगर बढ़ेगा तो क्या होता है, इंडिया की जो रुपए की वैल्यू है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। RBI ने एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोइंग लिमिट है, ऑटोमेटिक रूट, वो 750 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर से बढ़ा के 1.5 बिलियन कर दिया है। ठीक, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, FPI कल भी हमने डिस्कस किया है, आज आपको फिर जाके इसको रिवाइज करना है, क्योंकि आपसे क्या करेंगे, 2 बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया। अब UPSC विल बेसिकली फोकस ऑन दैट थिंग कि आपको देखना है FPI क्या होता है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्या NRI करते हैं या इंडियन सिटीजन्स करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसको रिवाइज करिए एंड वो आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन तैयार कर देगा। सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि ऑल कैपिटल फ्लॉज बैरिंग portfolio investments remain stable and an adequate level of reserves provided a buffer against external stock। यानी जितना भी आपका कैपिटल फ्लो देखने को मिल रहा है वो क्या कर रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बार कर रहा है, साथ ही साथ वो स्टेबल है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका रिजर्व है उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है एज कम्पेयर टू जो भी आपके एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं। मतलब अगर आप पैसा इस तरीके से इनफ्लो का स्टोर करके रखते हैं, ठीक, तो जो भी एक्सटर्नल शॉक्स देखने को मिलते हैं उसकी तरह ये बफर की तरह काम करेगा, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यानी पहले पैसे की कमी अगर आपको महसूस हो रही है, कोई क्राइसिस आ रहा है, तो पहले ये फंड आपका यूज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कहीं आपको ये इन्फ्लेशन आपको जो मंदी है वो सब देखने को मिलेगी। वॉर की बात करते हैं यूक्रेन में, जो फरवरी में स्टार्ट हो चुकी थी। RBI ने क्या किया है, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको क्या कर दिया है, डिप कर दिया है, उसको डाउन कर दिया है टू शील्ड द रुपी फ्रॉम स्टीप डिप्रिसिएशन, ताकि रुपी को डिप्रिसिएशन कम देखने को मिले। रुपी की बात करते हैं तो लगभग 4.1% ये ऑलरेडी आपका डिप्रिशिएट कर चुका है, इसकी वैल्यू गिर चुकी है US डॉलर के अगेंस्ट में इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जुलाई 5 तक। और ये क्यों है, बेसिकली आपको पता है, आपके यूक्रेन एंड रशिया के क्राइसिस, वॉर क्राइसिस की वजह से। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके
आरबीआई के बारे में। नाउ यहाँ पर आपको एक और होमवर्क करना है, आपको मुझे ये बताना है रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, आरबीआई ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करा है, डिप कर दिया है। आपको मुझे रिलेशन बताना है कि आरबीआई अगर अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डिप कर रहा है तो रुपये को हम रुपये डिप्रिशिएशन से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर द डे। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आने वाला, अगर आंसर नहीं किया तब तो पक्का आएगा, आंसर कर दिया तो शायद ना आए। नाउ गवर्नमेंट रिजर्व्स 80,000 करोड़ फॉर स्टेट्स कैपेक्स। सेंटर ने क्या किया है, 80 करोड़ रुपए को बेसिकली मार्क कर दिया है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को, किसके तहत, अंडरटेकिंग कैपिटल वर्क्स। आपके करंट फिस्कल में अगर कोई भी कैपिटल वर्क किया जा रहा है तो उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स आपका प्रोवाइड करेगा कौन, आपका सेंटर। 22-23 की बजट की स्पीच की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है, स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी अगर स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको स्पेशल हम लोग क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। नाउ ये जो स्कीम है इसमें टोटल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस रखा गया है 1 लाख करोड़ का स्टेट्स को दिया जाएगा, बेसिकली 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स के रूप में। इशू किया जाएगा गाइडलाइंस कि किस तरीके से आप इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि 80 करोड़ हम कैपिटल वर्क्स की तरह कैपिटल वर्क्स के लिए क्या कर देंगे, रिजर्व करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। Now, RBI moves to stabilize rupee में फेस इकोनॉमिक हर्डल्स। अभी हमने देखा आरबीआई ने क्या किया था, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को उन्होंने डिप कर दिया था, किस लिए, ताकि रुपये डिप्रिशिएशन को फेस कर सके। अब ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई जो ये तरीके अपना रहा है रुपये को स्टेबलाइज करने का, इसकी वजह से हमें इकोनॉमिक हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं। द सेंट्रल बैंक्स मूव्स टू लिबरलाइज फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज आर अनलाइकली टू ऑफर मच इमीडिएट सपोर्ट टू द फ्लाउंडरिंग रुपी एज इन्फ्लेशन पुशेस हायर एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट थ्रेटन्स टू बलून टुवर्ड्स मल्टी ईयर हाइस। अब बेसिकली सरकार ने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज हम बढ़ा रहे हैं। अंदर की तरफ आप सोचिए, बाहर से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अगर हम पैसा देते हैं किसी भी इकोनॉमी में तो एक जनरल सा टर्म सोचिए, अभी कुछ नहीं सोचना आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आया, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो जो भी प्राइसेस रहेंगे वो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, एंड प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन देखने को मिल जाएगा, एंड आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी खतरे में पड़ जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, अगर आप देख रहे हैं कि अगर आरबीआई ये सारे नॉर्म्स दे रही है, कहीं पर अगर रियायत दे रही है तो दूसरा इसके बहुत सारे रिस्क भी देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई ने अनाउंस किया है स्लीव ऑफ मेजर्स टू ब्रिंग इन डॉलर्स इंक्लूडिंग अलाउंग ओवरसीज इन्वेस्टर्स टू बाय शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेब्ट, ओपनिंग ऑफ मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द फुली एक्सेसिबल रूट। अब बेसिकली क्या करना चाह रही है कि हम जितने भी आपके ओवरसीज बायर्स हैं उनको थोड़े टाइम के लिए कॉर्पोरेट जो डेप्ट है उसको बाय करने का ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको ज़्यादा ओपन रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो भी पर्टिकुलरली डॉलर है, जो डॉलर के अगेंस्ट में हमारे रुपये की वैल्यू वो कंटेन हो जाएगी। ये जो स्टेप हम ले रहे हैं, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं, लगभग $40 मिलियन का फॉल आपको देखने को मिल रहा है पास्ट मंथ के कंपैरिजन में। और बेसिक ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी आपका करेंसी मार्केट है इसमें होने वाले जो रुपये का लॉस है उसको हम कर्व कर सकें। स्टिल रुपये आपका 6% तक क्या हो चुका है, डॉलर के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट कर चुका है। विद इन्फ्लेशन expected to keep pressure on the RBI to raise rates, foreign investors are expected to wait and watch how interest rate differentials with the US play out before starting the reinvestment in इंडियन मार्केट्स। अब बेसिकली जिस तरह इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, जितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, हम बेसिकली आरबीआई के रेट पे नजर रखेंगे। आरबीआई अपने रेट्स को कितना बढ़ाता है। अब सोचिए आरबीआई किसी रेट को बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं, आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर दी। ठीक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची जा रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे कि भाई पैसे नहीं रखने हमें अपने पास, हम ये सिक्योरिटीज खरीद लेंगे। सिक्योरिटीज क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए तो हमको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो आपकी जो इकोनॉमी थी वहां से पैसा लोगों से हट जा रहा है, लोग के पास सिक्योरिटी आ रही है, पैसा सरकार के पास जा रहा है, इससे इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंटेन होने लगेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखते हैं मूव्स टू लिबरलाइज एफएक्स फ्लोज एंड टू बूस्ट कैपिटल अकाउंट आर हेल्पफुल बट दे नॉट हैव अ मटेरियल इम्पैक्ट और फ्लोज। अगर आप देखते हैं तो जो भी हम ये एफएक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए या फॉरेन इन्वेस्ट को इंडिया में और ज़्यादा लाने के लिए हमने जो अपने आप को लिबरलाइज कर दिया, रूल्स को बहुत रिलैक्स कर दिया कि पहले इतना था अब आप ज़्यादा ले सकते हो, उन सारी चीज़ों से हेल्पफुल तो होने वाला है बट जो मटीरियल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है इन्फो में वो देखने को नहीं मिल जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आरबीआई के बारे में।
आपको सीधे टर्म्स रिलेशन पता होना चाहिए कि सरकार क्या चीज़ के रेट कम कर रही है तो उससे क्या चीज़ अफेक्ट होगी। सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे अगर रेट्स बढ़ा रही है तो ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं आपके इन्फ्लेशन को कंटेन करने की कोशिश करती है। रेट बढ़ाया, लोग पैसे देके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर खरीदी जा रही है तो क्या होता है, उनके हाथ से पैसे कम हो जाएंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, एंड लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो क्या देखने को मिल जाएगा, आपका इन्फ्लेशन, डिमांड कम होगी एंड इन्फ्लेशन अपने आप कंटेन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओडिशा इज फॉरेस्ट एक्ट implementation by 2024. Odisha is chasing an ambitious target of completing implementation of Forest Right Act by granting all kinds of rights mandated under the Historic Act by 2024. आपकी ओडिशा गवर्नमेंट सीधे एक काम करना चाह रही है कि जितने भी फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना चाह रही है ताकि 2024 तक हम इसको पूरी तरह अप्लाई कर दें। ठीक, एक नेशनल कंसल्टेशन देखने को मिला था, पोटेंशियल ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स एंड वे फॉरवर्ड। कहाँ पर थर्सडे में आपको ओडिशा के SC एंड SC डेवलपमेंट सेक्रेटरी रंजना चोपड़ा ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो भी ये रेगुलेशंस हैं उसको 2024 के मिशन तक लॉन्च होते होते क्या करेंगे, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने में सफल हो जाएंगे। ठीक, सारे जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको राइटफुल ओनरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले आपको पता है ट्राइबल जितनी भी मेहनत करते थे ट्राइबल कर रहे होते हैं, बट वो क्या करते हैं अपने प्रोड्यूस जो होते हैं उसको सप्लाई दे देते हैं किसी मीडियोकर को, फिर वो जाके बहुत हाई प्राइस पे मार्केट में बेच देता है। तो ट्राइबल्स को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है, उनकी ओनरशिप उनसे छीन ली जाती है कि भाई उनको हटा दिया जाएगा, जो मेन लैंड होगा वहाँ से उसका जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ कोई और करेगा। तो यहाँ पर जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको राइटफुल ओनरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ये जो आपका पूरा का पूरा मिशन लाया जा रहा है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड जो प्लानिंग एंड कन्वर्जन डिपार्टमेंट है उसके अंदर में इसको काम किया जाएगा, उसके अंदर में इनको लॉन्च किया जाएगा। एंड 2024 तक ऐसी कोशिश की जा रही है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये जो मैंडेट है हम कोशिश करेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में FRA जो है उसको पूरी तरीके से अप्लाई कर दें। ठीक, 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था एंड ये कोशिश की जा रही है कि 2024 तक हम जितने भी चीज़ें उसको कवर कर लें। क्या टारगेट रखा गया है कि जो 587 फॉरेस्ट विलेजेस हैं उसको रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट कर सके। ठीक, अब आपको पता है किसी भी ट्राइबल का जो ओनरशिप है उसको अगर आप डिफाइन कर लेंगे, वो जो भी प्रोड्यूस बना रहा है, जैसे फार्मर्स की इनकम इंक्लूड होती है वैसे ट्राइबल कुछ बेचेगा तो उनकी भी उनकी भी इनकम आ जाएगी, उनका भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो फॉरेस्ट विलेजेस है उनको रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट कर देंगे। रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जितने भी ओल्ड रिकॉर्ड्स होंगे आपके, जिसको लैंड पट्टाज है ना, पहले लैंड पट्टा के फॉर्म में दिए जाते थे, उसको डिजिटाइज कर दिया जाएगा एंड जो फ्यूचर इसके आने वाले जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होंगे उसको भी डिजिटाइज कर दिया जाएगा। तो बहुत ईजी ट्रांसफर देखने को मिल जाएगा लोगों के बीच में जो सिटीजन होंगे एंड उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी कि चलो ठीक है ये लैंड हमारा, हमारे से लैंड कोई नहीं देगा, क्योंकि ट्राइबल्स बहुत इनसिक्योर होते चले जा रहे हैं। उनका लैंड, जैसे भी आपने नर्मदा वाला इशू देखा होगा तो उसके साइड में जो आपके बहुत सारे ट्राइबल्स थे उनके लैंड को ले लिया गया, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। हालांकि वो काफ़ी साल से वहाँ रह रहे होंगे बट उनके पास कोई आइडेंटिटी, कोई प्रूफ नहीं था कि नहीं ये लैंड हमारा है, बहुत टाइम से हमने इस पर क्या किया है अपनी, ये हमारी बेसिकली एंसेस्ट्रल लैंड है। तो कोई प्रूफ ना होने की वजह से उनसे वो लैंड, उनके जो राइट्स है वो ले लिए जाते थे। अब वो सारी चीज़ें ग्रांट कर दी जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टू अर्ली टू गॉज BA 2.2.75 से एक्सपर्ट्स। अब ये क्या है, ये वही भाई साहब है जो हमको 2 साल से परेशान कर रहे हैं। कौन है ये? ओमिक्रॉन BA 2.75। यहाँ पर क्या कहा गया है, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि अगर हम अभी भी जो हमारा न्यू वेरिएंट है, ठीक, इसको समझने में थोड़ी सी हम ज़्यादा जल्दी ले रहे हैं, जो इसके बारे में दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे करेगा, इसके ट्रांसमिशन कितना होगा कितना नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल ओमिक्रॉन वेरिएंट देखने को मिल रहा है, इससे नई वेव आ जाएगी। तो इसका जो मॉनिटरिंग करनी चाहिए वो अभी हमने कुछ ज़्यादा जल्दी कर ली है। ठीक है, इसके कॉजेज़ की बात करते हैं, इसके ट्रांसमिशन रेट की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत है। ये जो नया वेरिएंट है इसके बारे में अभी तक कोई डेटा एज सच अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये देखने को मिल रहा है कि इसके नंबर्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आया जा सकता है, बट सीवियरिटी को भी पता नहीं लगाया जा सकता। इससे आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि भाई ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। किसने कहा है ये? जो आपके डी यादव जी हैं, मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ पर बेसिकली रिसाइड करते हैं, उन्होंने कहा है। ये एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह देखा जा रहा है। आपके लिए बेसिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, नया वेरिएंट आया उसका नाम देख लीजिएगा, आपके एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसके बारे में देख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी के बारे में। इंडियन ओमिक्रॉन की वेव की बात करते हैं तो दिसंबर 21 में स्टार्ट हुआ था BA.1 के साथ में। अब जैसे कोरोना है, कोरोना आपने नाम सुना, तो उसका एक वेरिएंट था ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इसके बाद इसके बहुत सारे अलग अलग
बेसिकली है ना इसके बच्चे आए, फिर उनके पर पोता पोती पोता वो सब चलते चले आ रहे हैं एंड वही कहीं ना कहीं एक वेव लेके आते चले जा रहे हैं। तो इसी चीज़ पे बेसिकली कहा गया है कि बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा, हम नहीं बता सकते हैं, हो सकता है कुछ वीक इम्यूनोजेनिक जो रिस्पॉन्स है उसकी वजह से देखने को मिल रहा हो, या फिर बेसिकली अगर आप कह सकते हैं कि कुछ और एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसका इतना ज़्यादा रेट आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो अभी भी सबसे ज़्यादा जो आपको कोविड-19 केसेस देखने को मिल रहे हैं, कहाँ देखने को मिल रहा है, दैट इज इन महाराष्ट्र। मुंबई बहुत न्यूज़ में था, अगर आपको याद होगा, किस तरीके से हॉस्पिटल्स या बॉडीज, अगर आपको याद हो, है ना, वो सिचुएशन रिपीट ना हो बट यू हैव टू लर्न दैट, है ना, पूरी चीज़ें। तो यहाँ पर स्टैटिक पार्ट आपको क्या क्या कवर करना है वो देख लीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कोविड के बारे में मैंने आपको पूरा ट्रांसमिशन बताया था, कैसा वायरस है, RNA DNA कैसा वायरस है वो हमने डिस्कस किया था, वो आपको देखना है। दूसरा, इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ था, ठीक है, क्या क्या इसके ट्रांसमिशन के तरीके थे वो आपको देखना है। नाउ सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन। ड्रैगन फ्रूट रिमेंबर जिसका नाम मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने क्या रख दिया था, कमलम नाम रख दिया था। दिस इज ड्रैगन फ्रूट। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ गुजरात एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स, सेंटर ने डिसाइड किया है कि अब हम ड्रैगन फ्रूट को सुपर फूड का नाम लेंगे एंड इसका कल्टीवेशन क्या करते रहेंगे, लगातार बढ़ाते रहेंगे। ठीक, पहले 3000 हेक्टेयर तक कोशिश की जा रही थी, अब कोशिश की जाएगी 50,000 हेक्टेयर तक। अगले आने वाले 5 सालों में हम इसको बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसका नाम रखा था कमलम लोटस एंड क्या किया था, फार्मर्स को इंसेंटिव दिया था, यानी ऐसे फार्मर्स जो इसकी खेती कर रहे थे उनको ये क्या किया जाएगा, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा था। ये जो फ्रूट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लो कैलोरीज होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड जिंक। इसके बाद नेशनल कॉन्क्लेव की बात करते हैं फ्रूट पे, यहाँ पर जो हमारी यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है मनोज आहूजा, उन्होंने भी कहा था क्योंकि फ्रूट की डिमांड हाई है, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, हमारा फॉरेन रिजर्व बाहर जाएगा, जिसको अभी बढ़ाने के लिए पिछले 2-3 स्लाइड पहले आपने देखा RBI ने बहुत सारा काम किया है ना। तो वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे। अपने यहाँ अगर हम इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। विन विन सिचुएशन क्या है, 50,000 हेक्टेयर्स 5 साल में अगर हमने अचीव करने का टारगेट रखा है, क्यों, डिमांड ऑफ फ्रूट तो हमेशा रहेगी, प्राइस जो फार्मर्स के लिए देखने को मिला है उनको भी अच्छा प्राइस मिल जाएगा, जो बाहर वाले देश वाले ले जा रहे हैं वो इंडिया को मिल जाएगा। ठीक, एंड इसीलिए दोनों तरीके से हमारे फायदा हो जाएगा, हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व हमारे पास रह जाएगा एंड हमारे फार्मर्स को बेनिफिट भी हो जाएगा। अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, कौन सी अथॉरिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। होमवर्क मिलता है, मुझे बहुत मजा आता है आपको देने में, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। फ्रूट की बात करते हैं, डजंट नीड मच वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ड्राई लैंड में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर कमिश्नर ने भी कहा है कि ड्रैगन फ्रूट बेसिकली अभी 400 रुपये पर केजी पे बिक रहा है एंड कोशिश की जाएगी कि इसको 100 रुपये पर केजी पे लाया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कहाँ का नेटिव है मुझे ये बताइए, ठीक है। ड्रैगन नाम से पता लग रहा है, शक्ल भी इसकी ऐसी है, देखिएगा एक बार जरा इसको, ठीक है। खाइए जरूर, हर चीज़ को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, कितना भी महंगा हो, बाकी चीज़ों को कटौती करके 2 टाइम खाना मत खाइए, 1 टाइम ये खा लीजिए, नहीं। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, राजनाथ टू ब्रीफ पार्लियामेंट्री पैनल ऑन अग्निपथ नेक्स्ट वीक, है ना। अग्निपथ कितना बड़ा एक पूरी तरीके से प्रॉपर ही अग्निपथ ही बन चुका है, ट्रेन को पूरी तरीके से आग लगाया जा रहा है ना। सरकार ने अग्निपथ स्कीम का नाम रखा था, लोगों ने सबको अग्निपथ बना दिया, ट्रेन, रोड, हर जगह एकदम आग लगा के, पथ मीन्स वॉज रास्ता, है ना, आग का रास्ता बना दिया। चलो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने क्या किया है, राजनाथ सिंह जी ने शेड्यूल किया है एक ब्रीफ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी, किस पे, डिफेंस पे, जो अग्निपथ पे वेरियस इश्यूज को इशू करेंगे, यानी 11 तारीख को थर्सडे को हम देखेंगे, तो अलग अलग इश्यूज पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक, थर्सडे को कहा गया है कि मंडे को हम डिस्कस करेंगे। रिक्रूट किया जाएगा सोल्जर्स को तीनों सर्विसेज में एंड ये बेसिकली जो अभी स्कीम आई है उसके तहत किया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट के लिए वो स्टार्ट हो चुका है एंड ये बेसिकली एयरफोर्स के लिए क्लोज हो चुका है। कंपेयर टू 6,31,528 एप्लीकेशंस इन द पास्ट विच वॉज द हाइएस्ट इन एनी रिक्रूटमेंट साइकिल, दिस टाइम आपको कितना देखने को मिल रहा है, 7,49,899 एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं। ये किसने कहा, आपके एयरफोर्स ने कहा है। नेवी की बात करते हैं तो वो भी अपने लिए काम खोल रहा है, किस चीज़ के लिए काम खोल रहा है, बेसिकली अपनी वुमेन कैंडिडेट्स को इंडक्ट करने के लिए। आर्मी में ऑलरेडी आप देख चुके थे NDA वाले में, अब यहाँ पर नेवी की बारी है कि हम अग्निपथ में भी इंडक्ट करने वाले हैं। 20% या 600 वुमेन को क्या किया जाएगा, नेवी ऑफिशियल्स के रूप में रिक्रूट किया जाएगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी लाई जा रही है। क्या इसके ड्रॉबैक्स है ना, पॉलिटिकल, हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं डिस्कशन करने, वरना सब डिबेट चालू कर देंगे कमेंट में, तो उस पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारे लिए जो न्यूज़ थी वो आपको जानना जरूरी है। अग्निपथ क्या है वो आप देखिए, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, क्या सर्विस कंडीशंस होती हैं, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है ये, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। IAF रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, 24 जून से जुलाई 5 तक आपका ये चल रहे थे, अब खत्म हो चुके हैं। आर्मी के बेसिकली 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। शेड्यूल बेसिकली जो
दिया गया है, ये कोर्स है कब से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर 30 2022 से, यानी इस साल स्टार्ट हो जाएगा। आर्मी ने 71 आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स को अक्रॉस द कंट्री लगा रखा है, 2 एआरओज को गोरखास के लिए एंड 14 एआरओज की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन जुलाई 1 से स्टार्ट कर दिए गए, बाकी 26 जो है वो आपके जुलाई 5 से क्या किए जाएंगे, ओपन। आर्मी का प्लान क्या है कि 83 रैलीज को होल्ड किया जाएगा, 40,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा 2 बैचेस में इस साल में। नेवी एंड एयरफोर्स की बात करते हैं 3000 अग्निवीर है ना, जो अग्निपथ के थ्रू जो भी आपके इंडक्ट होके बच्चे आएंगे या जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको अग्निवीर कहा गया है। पहले बैच में आर्मी क्या करेगा, 25,000 अग्निवीर को फर्स्ट हाफ में दिसंबर में करा जाएगा। सेकंड बैच जो होगा आपका वो फरवरी 2023 के फर्स्ट हाफ में इंडक्ट किया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्कीम एक निकाल दी गई है। क्या है एज लिमिट, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 1 टाइम अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन 23 साल तक का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, अग्निवीर की बात करते हैं, जैसे ही 4 साल पूरे हो जाएंगे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप परमानेंट कैडर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, एंड 25% तक लोगों को क्या कर दिया जाएगा, सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है स्कीम पूरी तरीके से खराब है, बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भी है ना, आप उतने केपेबल रहिए कि आप क्या कर जाइए, परमानेंट कैडर में सिलेक्ट हो जाइए। सो दिस इज रिगार्डिंग अग्निपथ के बारे में एंड ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ एंडिंग द यूक्रेन वॉर इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, वेरी बैड सिचुएशन यूक्रेन का आपको पता है। अभी आई थिंक मैंने न्यूज़ पढ़ी है या पढ़ाई है, आई फॉरगॉट, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी यूज़ की थी इन्होंने आपकी रशिया ने। सो दिस इज वेरी बैड कंडीशन वॉट एवर इज हैपनिंग, है ना। हालांकि यूएसए इसको एड भी प्रोवाइड कर रहा है, वेपन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वॉर खत्म नहीं हो पा रही। द वॉर इन यूक्रेन हैज बीन अंडरवे फॉर ओवर 4 मंथ्स, 4 महीने हो चुके हैं लगातार आपको देखने को मिला है। व्हाट बिगन एज अ यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट हैज अ ग्लोबल रिपरकशन, सिर्फ ऐसा नहीं, अभी हमने डिस्कस किया किस तरीके से यूक्रेन एंड रशिया की वॉर की वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक मार्केट है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। तो ऐसे हर कंट्री के साथ में देखने को मिल रहा है। 5 मिलियन जो यूक्रेनियंस है हैव लेफ्ट द कंट्री एंड ओवर 8 मिलियन आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड। बहुत सारे के लगभग पूरी कंट्री के लोगों को अगर आप देख चुके हैं, सब लोग रिप्लेस कर चुके हैं, सब लोग वहां से माइग्रेट कर चुके हैं। तो बहुत ही, आप सोचिए आप अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, सारी चीजें, बहुत सारी कैजुअलिटीज, बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, घर खराब हो जा रहा है, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जा रही है। 2021 की बात करते हैं, ज्यादातर जो इकोनॉमीज हैं आपको that could afford to provided generous financial support to its citizens in the form of direct payments and subsidized foods to the over the economic hardships caused by COVID-19 pandemic। ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमीज है जो बेसिक हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं किसी भी तरीके से, whatsoever the way is possible। सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, उसमें भी आपको डिसरप्शंस देखने को मिल रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इकोनॉमिक रिकवरी की बात करते हैं, हैज़ जनरेटेड डिमांड क्रिएटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक रिकवरी है उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी बेसिक हम देखते हैं इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेट्स देखने को मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट्स, ये सारी चीज़ आपको किसकी वजह से देखने को मिल रही है, वॉर की वजह से। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, वो चीज़ें दी हुई है, अफेक्ट दिया हुआ है जो आपके यूक्रेन वॉर की वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक, इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, रशिया ने यूक्रेन को 24 फरवरी 2022 को क्या किया था, इन्वेड किया था। ग्रॉस वायलेशन देखने को मिला था यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ का। मैं आपके लिए सिर्फ वो चीज़ें मार्क कर रही हूँ जो अभी आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यूएन का चार्टर है एंड इंटरनेशनल लॉ को किया था। नाटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली उस पर भी उतना ही एप्लीकेबल होता है। तो आपको नाटो एक इंपॉर्टेंट मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपको देखना है। 2022 की बात करते हैं, रशिया गिल्टी था 1, बट नाटोज फॉली वॉज टू फॉरगेट दैट द कॉस्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन गोज अप एज इट गेट्स क्लोजर टू रशियन बॉर्डर। इट्स स्ट्रेटेजिक एरर वॉज इन कंक्लूडिंग दैट रशिया वॉज इन टर्मिनल डिक्लाइन एंड अडॉप्टिंग एन ओपन डोर पॉलिसी। है ना, किसी भी तरीके से आपको एक बोलते हैं ना, मुसीबत को जाके खुद हम खटखट करके आ रहे हैं, दरवाजे से दूर भागेंगे तो वो दरवाजा खोल के आएगा। सो दिस इज द पार्ट। नाटो जो बेसिकली है ना, रशिया के जितना पास गया है उतना ज्यादा ये सिचुएशन जो है वर्स होती चली गई, अल्टीमेटली क्या हो गया, वॉर स्टार्ट हो गई थी। ठीक, 2005 की बात करते हैं, 11 फॉर्मर ईस्ट यूरोपियन एंड बाल्टिक स्टेट्स की बात करते हैं, उन्होंने नाटो को ज्वाइन किया था। एड्रेसिंग द म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2007 में रशियन प्रेसिडेंट ने क्या कहा था, नाटोज डिसीजन ऑफ मूविंग ईस्टवर्ड एंड डिप्लॉइंग फोर्सेस क्लोजर टू रशियन बॉर्डर्स अ सीरियस प्रोवोकेशन। यानी 2005 की बात अगर हम देखें, आप जितना हमारे बॉर्डर के पास आते चले जा रहे हैं, ये हमको प्रोवोक कर रहा है, हमको उकसा रहा है कि हम लड़ाई करें, है ना। सो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए था। दिस वाज अ होल सिचुएशन, तो आप देख सकते हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिला है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिस तरीके से आपको इंटरवेंशन देखने को मिला था जॉर्जिया के केस में, ठीक, वो पूरी बातें यहाँ पर देखने को मिली है। मेन मेरा मोटिव था अभी
मेंस के पॉइंट से हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। आपको करना क्या है, नाटो को ध्यान में रखिएगा, ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन मेंबर बन चुका है, कब बना है, रीसेंट मेंबर कौन बना है, ठीक, इंडिया का क्या कोई स्टेटस है, अगर नहीं है तो इंडिया क्या इसके किसी तरीके से अफेक्ट होता नहीं, लिबरलिज्म ट्रायम्फ्स रियलिज्म, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको देखने को मिल रही है, दिस ऑल विल बी आज इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइएगा, आई विल कवर दैट, बट अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेनली आपके मेंस के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट आता है G7। रिमेंबर G7 जब आपका बना उसके बाद ये G8 में भी कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि रशिया की बात है, फिर ये G7 क्या हुआ था, G7 में अगेन कन्वर्ट हो गया था। किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, वो आपको देखना जरूरी है। G7 देन रशिया इंडक्ट हो गया, रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर दिया, तो वापस वो G7 में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल आपके पूरे के पूरे यूक्रेन एंड रशिया के वॉर के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।